नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिल्ली में जब बारिश होती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खिड़की पर बैठकर चाय पकोड़े खाते हैं, और दूसरे वो जो मेरी तरह परेशान होते हैं क्योंकि घर की छत टपक रही होती है। मैं किचन में चाय छान रहा था। अमन लिविंग रूम में अपने आर्म चेयर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वो हवा में अपनी उंगलियां ऐसे नचा रहा था जैसे कोई अदृश्य पियानो बजा रहा हो। लो अमन, चाय पी लो, मैंने कहा। और साथ में पनीर के पकौड़े भी हैं। मौसम अच्छा है, थोड़ा तो खुश हो जाओ। अमन बिना आंखें खोले बोला, खुशी मौसम से नहीं, केस से मिलती है पिद्दू। और पिछले 10 दिनों से दिल्ली के अपराधी सुधर से गए हैं। ना कोई कत्ल, ना कोई चोरी। ये शांति तो मुझे मार ही डालेगी। मैंने कहा, अरे तो अच्छी बात है ना, ये तो जुर्म कम हो रहा है। अमन ने एक आंख खोली और मुझे घूरा, फिर बोला, जुर्म कभी कम नहीं होता पिद्दू, बस तरीका बदल जाता है। वैसे पकौड़े के लिए शुक्रिया, लेकिन अगली बार जब नीचे जाओ तो शर्मा जी की दुकान से मीठा पान मत खाया करो। तुम्हारी सांस से गुलकंद की महक आ रही है। मैं हैरान था। मैंने कहा, मैंने मैंने तो माउथ फ्रेशनर खा लिया था। अमन ने कहा, माउथ फ्रेशनर इलायची का था, पान गुलकंद का। दोनों मिलकर एक अजीब सी केमिकल गंध बनाते हैं। केमिस्ट्री पिद्दू, केमिस्ट्री, तुम नहीं समझोगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अमन एकदम से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो सिर्फ शिकार को देखकर आती है। वो बोला, लगता है मेरा मौसम बदलने वाला है। जरा दरवाजा तो खोलो पिद्दू। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र करीब 40 साल। महंगा इटालियन सूट, हाथ में रोलेक्स घड़ी, लेकिन हालत फकीरों जैसी। वो पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन बारिश के पानी से नहीं, पसीने से। वो बोला, क्या क्या ये डिटेक्टिव अमन का घर है? अमन बोला, घर भी यही है और ऑफिस भी। अंदर आइए मिस्टर विक्रम सोढ़ी। आदमी चौंक गया। आपको आपको मेरा नाम कैसे पता? अमन ने जवाब दिया, आपके हाथ में जो ब्रीफ केस है उस पर वीएस लिखा है, और आपके कोट की जेब से जो मर्सिडीज की चाबी झांक रही है उसमें सोढ़ी ग्रुप का की चेन है। विक्रम सोढ़ी, कंस्ट्रक्शन किंग। बैठिए। विक्रम सोफे पर ऐसे गिरा जैसे उसके पैरों में जान न हो। उसने कांपते हाथों से पानी का ग्लास पिया और बोला, देखिए अमन जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। पुलिस को लगा मैं पागल हूं, उन्हें लगा मैं कोकेन के नशे में हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। अमन ने पूछा, किस बारे में सच बोल रहे हैं आप? विक्रम ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अवंतिका के बारे में। अमन ने फिर पूछा, लेकिन अखबारों के मुताबिक उनकी मौत तो 6 महीने पहले हो चुकी है। हार्ट अटैक, सही कहा ना मैंने? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी जेब से अपना आईफोन निकाला और टेबल पर रख दिया। हाँ, हार्ट अटैक ही था। मैंने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था, उसे लोधी रोड के कब्रिस्तान में दफनाकर। लेकिन कल रात ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आया। अमन ने गौर कर कर पूछा, किसका कॉल? विक्रम ने धीरे से कहा, अवंतिका का, मेरी मरी हुई बीवी का। अमन और मैंने एक दूसरे को देखा। अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, अविश्वास की नहीं, जिज्ञासा की। अमन ने पूछा, क्या आपने वो रिकॉर्ड किया था? क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? विक्रम बोला, हाँ, ये लीजिए सुनिए। विक्रम ने प्ले बटन दबाया। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर बादलों की गरज थी। स्पीकर से एक आवाज आई, बहुत ही धीमी और स्टैटिक, शोर से भरी हुई।
जैसे कोई बहुत ही दूर से या जमीन के नीचे से बोल रहा हो। रिकॉर्डिंग में अवंतिका की आवाज थी। विक्रम, यहाँ बहुत अंधेरा है विक्रम, बहुत ठंड है। तुमने उस रात मुझे वो दवाई क्यों नहीं दी? मैं वापस आ रही हूँ विक्रम, मेरा हिसाब बराबर करने। आवाज सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज दर्दनाक थी, लेकिन अमन ने कुछ और ही नोटिस किया। उसने तुरंत विक्रम की आंखों में देखा। दवाई? विक्रम जी, हार्ट अटैक में दवाई ना देने की बात क्यों हो रही है? क्या वो बीमार थी? विक्रम थोड़ा सा हड़बड़ा गया और बोला, वो वो अस्थमा की पेशेंट थी ना। शायद उसे अटैक के वक्त सांस नहीं आ रही हो। उसे लग रहा होगा मैंने पंप नहीं दिया। मुझे नहीं पता, बस ये आवाज बंद करवाइए। अमन समझ गया था कि विक्रम कुछ तो छिपा रहा है। दवाई वाला शब्द विक्रम को डरा रहा था, सिर्फ भूत नहीं। अमन ने कहा, पिद्दू, ये नंबर ट्रेस करवाओ अभी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, विक्रम का फ़ोन कनेक्ट किया और उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की जिससे कॉल आया था। सिस्टम ने 2 मिनट लिए और फिर मैंने अमन से कहा, अमन, ये नंबर तो अभी भी एक्टिव है। अमन ने पूछा, लोकेशन क्या है? मैंने स्क्रीन को जूम किया, मेरा गला सूख गया। अमन, लोकेशन है लोधी रोड, क्रिश्चियन सिमेट्री, और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ठीक उसी जगह के हैं, ग्रेव नंबर 404। विक्रम सोढ़ी चीखते हुए बोला, नहीं, 404? वो तो अवंतिका की ही कब्र है। ये नहीं हो सकता। फोन कब्र के अंदर कैसे हो सकता है? अमन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना ओवरकोट उठाया। पिद्दू, गाड़ी निकालो। अगर फोन कब्र के अंदर है तो इसका मतलब दो ही है। या तो आपकी बीवी जिंदा दफन हुई थी, या फिर किसी ने मुर्दे को वाईफाई दे दिया है। विक्रम पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, एक जुर्म का एहसास था जो पकड़े जाने से डर रहा था। अमन ने कहा, चलिए विक्रम जी, आज रात हम उस कब्र को खोदेंगे। देखते हैं अंदर से आखिर कौन आवाज दे रहा है। उस रात 11:30 बजे अमन और हम पुरानी जीप से कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लगातार वाइपर चल रहे थे और छत पर बारिश की टप टप की आवाज़ लगातार आ रही थी। अमन की जीप दिल्ली की सड़कों पर पानी को चीरते हुए दौड़ रही थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन मेरा ध्यान पीछे वाली सीट पर था। विक्रम सोढ़ी का चेहरा देख रहा था। वो बार बार अपने रुमाल से पसीना पोंछ रहा था, जबकि बाहर ठंड थी। अमन उसके बगल में बैठा था, बिल्कुल शांत। वो बाहर देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग विक्रम पर ही था। अमन ने बिना मुड़े कहा, विक्रम जी, उस रात आखिर हुआ क्या था, जिस रात अवंतिका जी की मौत हुई? विक्रम थोड़ा सा हड़बड़ाया, फिर कहा, मैंने बताया तो, वो सो रही थी। अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही। अमन ने टोकते हुए कहा, रिकॉर्डिंग में अवंतिका कह रही थी, तुमने मुझे दवाई क्यों नहीं दी? वो आखिर किस दवाई की बात कर रही थी? विक्रम बोला, वो वो तो उसका इनहेलर था, अस्थमा का पंप। वो बेड के नीचे गिर गया था, मुझे मिल नहीं रहा था। मैं ढूंढ रहा था मिस्टर अमन, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अमन मुड़ा और विक्रम की आंखों में देखा। इंसान झूठ बोल सकता है विक्रम जी, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट सच बोल देती है। आप कह रहे हैं पंप नहीं मिला, लेकिन आपकी पत्नी की आवाज में जो डर था वो पंप ना मिलने का नहीं, भरोसा टूटने का था। जीप में एक भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम ने नजरें चुरा ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। हम कब्रिस्तान के लोहे के बड़े गेट के सामने रुके।
चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ बिजली की कड़क से पुरानी कब्रें चमक रही थी। गेट बंद था। अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। एक बूढ़ा चौकीदार जोसेफ छाता लेकर बाहर आया। जोसेफ खांसते हुए बोला, कौन है भाई? इतनी रात को यहाँ क्या काम है? जाओ यहाँ से। मुर्दों को सोने दो। कल सुबह आना। अमन बोला, जोसेफ काका, मैं अमन, हमें अंदर जाना है, एक इमरजेंसी है। जोसेफ ने कहा, अरे अमन जी, आप? पर अमन जी, रात को गेट खोलना मना है, नियम है, समझिए। तभी विक्रम गाड़ी से उतरा। उसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली। बिना गिने शायद 10-20 हजार रुपए होंगे। उसने वो पैसे जोसेफ के हाथ में ठूंस दिए। विक्रम चिल्लाते हुए बोला, ये रहे तुम्हारे नियम, गेट खोलो। मेरी बीवी अंदर है, शायद जिंदा भी है, खोलो इसे। जोसेफ ने पैसों को देखा, फिर विक्रम के पागलपन को। उसने चुपचाप ताला खोल दिया। लोहे का गेट एक डरावनी आवाज के साथ खुला। विक्रम के इस बर्ताव ने साफ कर दिया था, वो अपनी बीवी से मिलने के लिए बेताब नहीं था। वो बस उस आवाज को बंद करना चाहता था। हम कीचड़ में चलते हुए अंदर गए। बारिश और तेज हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में भीगी हुई कब्रें अजीब आकृतियां बना रही थी। आखिरकार हम एक सफेद संगमरमर की कब्र के पास रुके। उस पर लिखा था, अवंतिका सोधी, बिलव्ड वाइफ, 1995-2024, कब्र नंबर 404। अमन बोला, पिद्दू, फावड़ा निकालो। मैंने कहा, अमन, सच में हम ये खोदेंगे बिना पुलिस के? अमन बोला, पुलिस को बुलाएंगे तो सुबह हो जाएगी और वो फ़ोन की बैटरी तब तक खत्म हो सकती है। हमें अभी जानना है कि नीचे आखिर है कौन। मैंने और अमन ने खोदना शुरू किया। मिट्टी गीली थी, इसलिए आसानी से खुद रही थी, लेकिन मन वो बहुत भारी था। हम हर बार जब फावड़ा मिट्टी में धंसाते, मुझे लगता जैसे नीचे से कोई हाथ निकाल कर मेरा पैर पकड़ लेगा। विक्रम दूर खड़ा था, छाते के नीचे। वो कांप रहा था। उसकी नजरें कब्र के गड्ढे पर टिकी थी। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद ठक, फावड़ा लकड़ी से टकराया। मैंने कहा, अमन, ताबूत मिल गया। हमने गड्ढे के आसपास की मिट्टी हटाई। महोगनी लकड़ी का एक महंगा ताबूत वहां था। अमन गड्ढे में ही था। उसने ताबूत के लॉक पर जमी मिट्टी साफ की और बोला, विक्रम जी, जरा पास आइए, अपनी आंखों से देखिए। विक्रम डरते डरते गड्ढे के किनारे आया। अमन ने ताबूत का ढक्कन धीरे से उठाया। एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया। और उस रोशनी में हमने जो देखा, उससे मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कहा, खाली? अमन, ये तो खाली है। ताबूत के अंदर अवंतिका की लाश नहीं थी, हड्डियां नहीं थी, कफन भी नहीं था। ताबूत पूरी तरह से खाली था, लेकिन ताबूत की सिरहाने पर एक अजीब सा सेटअप था। एक बड़ा सा स्पीकर, एक पुरानी कार की बैटरी और एक मोबाइल फोन जो तारों से उस बैटरी और स्पीकर से जुड़ी थी। फोन की स्क्रीन पर एक लाल बत्ती चमक रही थी। अमन बोला, तो ये है आपकी पत्नी का भूत, विक्रम जी। अमन ने स्पीकर का तार खींच दिया। ब्लूटूथ स्पीकर और लॉन्ग लाइफ बैटरी। किसी ने इसे बहुत सोच समझ कर यहाँ फिट किया था। मैं हैरान था कि लाश कहाँ गई, लेकिन अमन की नजरें लाश पर नहीं, विक्रम के चेहरे पर थी। जब ताबूत खाली मिला तो एक पल के लिए विक्रम के चेहरे पर राहत दिखाई दी, जैसे वो खुश हो कि लाश नहीं है। लेकिन अगले ही पल जब उसने वो स्पीकर और फोन देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अमन गड्ढे से बाहर निकला। वो कीचड़ में सना हुआ था। विक्रम जी, लाश तो गायब है, पर आप हैरान नहीं दिख रहे। एक आम पति चीखता, रोता, पूछता कि मेरी बीवी कहाँ है, लेकिन आप
आप तो गहरी सांसें ले रहे हैं। अमन विक्रम के करीब गया। आपको पहले से ही पता था कि यह ताबूत खाली है ना? आपने 6 महीने पहले यहाँ किसे दफनाया था विक्रम जी? या सिर्फ हवा को ही दफना दिया? विक्रम पीछे हटने लगा। नहीं, मैं मुझे नहीं पता। ये किसी की चाल है। तभी ताबूत के अंदर रखा वो मोबाइल फोन बजने लगा। रिंगटोन सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। सन्नाटे में वो फोन बज रहा था। कब्र के अंदर बजती हुई घंटी की आवाज इतनी डरावनी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अमन अभी भी गड्ढे के अंदर खड़ा था। उसने बैटरी से जुड़े उस फोन को उठाया और स्पीकर का बटन दबा दिया और बोला, हेलो। उधर से कोई रोती हुई औरत की आवाज नहीं आई। उधर से एक आदमी की हंसी आई, गहरी, भारी और कड़वी हंसी। आवाज अनजान थी और वो बोला, नमस्ते जासूस अमन जी। मुझे लगा था विक्रम अकेले आएगा, पर वो कायर अपने साथ पुलिस ले आया। अमन ने जवाब दिया, मैं पुलिस नहीं हूं और तुम भूत नहीं हो। कौन हो तुम और ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? उधर से आवाज आती है, मैं वो हूं जो इस मुर्दे से ज्यादा सच जानता है। क्यों विक्रम, अपनी बीवी की आवाज सुनकर पसीना आ गया? अरे हाँ, बीवी तो यहाँ है ही नहीं, यह ताबूत तो खाली है। विक्रम, जो ऊपर खड़ा था, ये सुनकर लगभग गिरने ही वाला था। उसने कब्र के किनारे को कसकर पकड़ लिया। अमन ने फोन को विक्रम की तरफ ऊपर किया। बात करिए विक्रम जी, आपके भूत से। विक्रम कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि ताबूत खाली है? सामने गुस्से से भरी आवाज आई, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितने नीच हो विक्रम। दुनिया को दिखाने के लिए तुमने यहां एक खाली बक्सा दफना दिया, पादरी बुलाया, रोने का नाटक किया, लेकिन असली अवंतिका कहाँ है बताऊं? तुम्हारे छतरपुर वाले फार्म हाउस के नए कमरे की नींव के नीचे। सही कहा ना? ये सुनते ही विक्रम के मुंह से एक चीख सी निकल गई। नहीं, तुम्हें ये नहीं पता हो सकता। ये रात सिर्फ मेरे और नहीं। सामने से आवाज आई, फार्म हाउस आ जाओ विक्रम, अकेले। अगर अपनी जान बचानी है और पुलिस से बचना है तो हम अगले 1 घंटे में वहीं मिलेंगे, वरना वो नींव आज खोदी जाएगी और इस बार दुनिया देखेगी। कॉल कट गया। अमन ने फोन को जेब में रखा और एक झटके में कब्र से बाहर कूद गया। वो सीधे विक्रम के पास गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। अमन को मैंने इतने गुस्से में कम ही देखा था। वो बोला, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग, वो स्पीकर, वो सब एक जाल था। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। लाश कहाँ है विक्रम? उस आदमी ने फार्म हाउस के बारे में क्या कहा? विक्रम रोते हुए बोला, अमन जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो पागल है, वो मुझे मार देगा। अमन बोला, वो बाद में मारेगा, पहले मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा अगर सच नहीं बताया तुमने। ये ताबूत खाली क्यों है? विक्रम ने अपने घुटने टेक दिए। वो कीचड़ में बैठ गया और बोला, मैंने उसे फार्म हाउस में दफनाया है। मैं चौंक गया, क्या, घर के अंदर? विक्रम बोला, हाँ, लेकिन सुनिए, मैंने उसे मारा नहीं, कसम से। उस रात उसे अटैक आया था, वो मर गई थी, लेकिन मुझे डर था अगर पुलिस आती, पोस्टमार्टम होता तो मेरी कंपनी की बदनामी होती। लोग तरह तरह की बातें बनाते। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी के शरीर की चीड़ फाड़ हो। इसलिए इसीलिए मैंने डॉक्टर को रिश्वत देकर नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट बनवाया और यहाँ खाली ताबूत दफना दिया। उसकी बॉडी मैंने अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में कंक्रीट के नीचे छिपा दी। विक्रम रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसकी कहानी सुनने में जज्बाती लग रही थी। एक पति जो अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम से नहीं बचाना चाहता था। मैं पिघल गया। अमन, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। अमीर लोग बदनामी से बहुत डरते हैं। उसने इसीलिए अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम नहीं कराया। अमन ने विक्रम को छोड़ दिया। उसने अपनी टॉर्च विक्रम के चेहरे पर मारी और बोला, बदनामी का डर? हाँ,
या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही निकलने का डर, जैसे कि जहर? विक्रम की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अमन बोला, विक्रम जी, अगर मौत नेचुरल थी तो छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने उसे फार्म हाउस में इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि आप उसे प्यार करते थे। आपने उसे इसलिए छुपाया क्योंकि आप एक कातिल हैं। विक्रम खड़ा हो गया। उसने अपना कोट झाड़ा। अब उसका डर थोड़ा कम हो गया था, शायद इसीलिए क्योंकि उसे लगा कि हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। और वो बोला, आपके पास कोई सबूत नहीं है अमन जी। मेरी बीवी मर चुकी है। ये मेरी मर्जी है कि मैं उसे कहाँ रखूं। तभी विक्रम के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और बोला, उसने लोकेशन भेजी है फार्म हाउस की, मुझे जाना होगा। अमन बोला, अकेले मत जाइए, वो आदमी खतरनाक है, वो जानता है आपने क्या किया है। विक्रम ने बिना किसी दिक्कत से कहा, मैं उसे संभाल लूंगा, पैसे देकर या गाली देकर या फिर गोली देकर। आप लोग मेरे पीछे मत आइए, मेरा केस खत्म होता है, अब आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। विक्रम अपनी मर्सिडीज़ की तरफ भागा, गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से निकल गया। मैं और अमन बारिश में खड़े उसे जाता देख रहे थे। मैंने कहा, अमन, जाने दो उसे, वो वैसे भी कातिल है। अमन बोला, उसे जाने नहीं दो, उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। विक्रम को लगता है वो उस ब्लैकमेलर को खरीद लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ब्लैकमेलर पैसे नहीं मांग रहा, वो बदला मांग रहा है। अमन जीप की तरफ दौड़ा और बोला, जल्दी करो पिद्दू, हमें भी फार्म हाउस पहुंचना है। आज रात वहां 2 कातिल मिलेंगे और मुझे डर है कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आएगा। मैंने कहा, लेकिन अमन, वो आदमी आखिर है कौन? अमन ने जवाब दिया, अवंतिका का पुराना प्रेमी। वही एकमात्र इंसान है जिसे अवंतिका की मौत का इतना दर्द है कि वो 6 महीने तक इंतजार करता रहा। जल्दी करो पिद्दू, गाड़ी भगाओ छतरपुर फार्म हाउस की तरफ। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ बस जीप के इंजन का शोर, टायरों की चीख और तेज बारिश होने की आवाज आ रही थी। हम छतरपुर के जंगलों वाली सड़क पर थे। अमन ने कहा था, गाड़ी भगाओ, और मैं अपनी जान हथेली पर रखकर जीप दौड़ा रहा था। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ बारिश की मोटी चादर थी। विक्रम की मर्सिडीज हमसे काफी आगे थी। उसकी लाल टेल लाइट्स कभी दिखती तो कभी अंधेरे में गायब हो जाती। मैंने कहा, अमन, अगर हम लेट हो गए तो क्या होगा? अमन, जो कि रास्ते पर नजर गड़ाए हुए था, और बोला, तो आज रात एक और कत्ल हो जाएगा पिद्दू। विक्रम डरा हुआ है, और एक डरा हुआ इंसान एक शातिर मुजरिम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। करीब 15 मिनट की दौड़ के बाद हमें आगे एक लोहे का बड़ा गेट दिखा। विक्रम की गाड़ी वहीं खड़ी थी, गेट खुला था। अमन बोला, गाड़ी यहीं रोक दो, लाइट बंद करो, हम पैदल अंदर जाएंगे। छतरपुर का वो फार्म हाउस किसी भूतिया महल जैसा लग रहा था। आधा बना हुआ, ईंटें बाहर निकली हुई और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे झाड़। अंदर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ गैरेज के पास से एक जनरेटर के चलने की आवाज आ रही थी, धड़ धड़ धड़। हमने देखा कि विक्रम घर के मुख्य दरवाजे से अंदर भाग रहा है। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। अमन ने धीमी आवाज में कहा, पिद्दू, उसके हाथ में गन है, संभल कर रहना। हम दबे पांव दीवारों की आड़ लेते हुए अंदर घुसे। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सीलन और सीमेंट की। विक्रम की आवाज नीचे से आ रही थी, शायद बेसमेंट से। हम सीढ़ियों के पास छिप कर खड़े हो गए और नीचे झांका। बेसमेंट में एक पुराना बल्ब जल रहा था। वहां फर्श पर एक जगह ताजा सीमेंट लगा हुआ था, वही जगह जहां अवंतिका दफन थी। और उस ताजा सीमेंट के पास एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, दुबला पतला, लंबी दाढ़ी, आंखें लाल। वो रोहन था, अवंतिका का पुराना प्रेमी। विक्रम उसके सामने खड़ा था, हाँफ रहा था और चिल्लाते हुए बोला, तू है वो 2 कौड़ी का साउंड इंजीनियर? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की? रोहन बहुत ही शांत आवाज में बोला, खेल तो तुमने शुरू किया था विक्रम, 6 महीने पहले।
जब तुमने उसे यहाँ इस ठंडे फर्श के नीचे गाड़ दिया। रोहन ने अपने पैर से उस सीमेंट वाले हिस्से को थपथपाया। वो यही है ना, मेरे पैरों के नीचे। क्या तुमने उसे मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा? विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू क्या साबित कर लेगा? पुलिस को क्या बताएगा कि तुझे सपना आया था? लाश यहाँ है, ये कोई नहीं जानता, और ये मेरा घर है। मैं यहाँ खुदाई होने ही नहीं दूंगा। रोहन हंसा। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। विक्रम, तुम बिजनेसमैन हो पर अक्लमंद नहीं। तुम्हें लगा कि अवंतिका को जब तुम वो जहर वाला दूध पिला रहे थे तो वो चुपचाप पी रही थी। विक्रम बोला, मतलब? रोहन ने जवाब दिया, उस रात मरने से ठीक 10 मिनट पहले, जब उसे चक्कर आने लगे थे, उसने मुझे एक वॉइस नोट भेजा था व्हाट्सएप पर। रोहन ने प्ले बटन दबाया। बेसमेंट में अवंतिका की असली घबराई हुई आवाज गूंज उठी। रोहन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विक्रम ने अभी मुझे केसर वाला दूध दिया। वो अजीब बर्ताव कर रहा है। मेरा शरीर सुन्न हो रहा है रोहन। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ पता लगाना। रिकॉर्डिंग बंद हुई। रोहन ने विक्रम की आंखों में देखा। ये रिकॉर्डिंग मैंने 6 महीने तक पुलिस को नहीं दी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम तड़पो। मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी कब्र तक आओ। विक्रम समझ गया कि अब उसका खेल खत्म है। ये सबूत उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकता था। उसने अपनी पिस्तौल रोहन के माथे पर तान दी और बोला, ठीक है, बहुत शौक है ना तुझे अवंतिका के पास जाने का, तो जा। आज तुझे भी यहीं इसी फर्श के नीचे गाड़ दूंगा। न सबूत बचेगा न गवाह। रोहन डरा नहीं। वो अपनी जगह पर बैठा रहा, जैसे वो मरने के लिए ही आया हो। गोली चला दे विक्रम, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अमन ने धीरे से कहा। पिद्दू, अब। अमन सीढ़ियों से नीचे कूदा। रुक जाओ विक्रम, पुलिस रास्ते में है। विक्रम ने मुड़कर अमन को देखा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, तो क्यों ना काम तमाम ही कर दे। उसने वापस रोहन की तरफ घन घुमाई और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज धमाका। बेसमेंट में गोली की गूंज और बारूद की गंध भर गई। अमन ने छलांग लगाई थी, लेकिन क्या वो गोली रोक पाया? धुआं छटने का इंतजार था और जमीन पर कोई गिरा हुआ था। फार्म हाउस के बेसमेंट में रात के 2:30 बज रहे थे। बेसमेंट में गोली की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। धुएं का एक गुब्बार उठा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, ये सोचकर कि रोहन अब नहीं रहा। लेकिन तभी अमन की आवाज गूंजी, पिद्दू पकड़ो उसे। मैंने आंखें खोली। रोहन अपनी कुर्सी पर सही सलामत बैठा था, बस थोड़ा सहम गया था। गोली उसके कान के ठीक बगल से निकलकर पीछे की दीवार में धंस गई थी। और विक्रम विक्रम जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी थी। अमन ने सीढ़ियों से उतरते वक्त वहां पड़ी एक लोहे की रॉड पूरी ताकत से फेंक दी थी, जो सीधे विक्रम की कलाई पर लगी थी, जिससे उसका निशाना चूक गया था। मैं चीते की रफ्तार से दौड़ा और विक्रम के ऊपर कूद गया। मैंने उसके हाथ पीछे मरोड़ दिए। हिलना मत, वरना दूसरी हड्डी भी तोड़ दूंगा। विक्रम अब पूरी तरह से हमारे काबू में था। वो दर्द और हार से चिल्ला रहा था। अमन ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और अपनी जेब में रख ली, और फिर वो बोला, खेल खत्म विक्रम। तुमने सोचा तुम एक और कत्ल करके यहां से निकल जाओगे, लेकिन तुम भूल गए, जुर्म चाहे जमीन के कितने भी नीचे दबा लो, उसे उगलने के लिए एक सुराग ही काफी होता है। अमन रोहन के पास गया। रोहन अभी भी बुत बना बैठा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। अमन बोला, रोहन तुम ठीक हो? रोहन ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में जान बची होने की खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने धीरे से कहा, वो यहाँ है, वो मेरे नीचे है। रोहन अचानक अपनी कुर्सी से उठा। कोने में कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा था।
उसने वहां से एक भारी हथौड़ा उठाया। मैंने कहा, अमन रोको इसे, ये क्या करने वाला है? अमन ने मुझे इशारे से मना किया। नहीं पिद्दू, उसे करने दो। आज उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए। हथौड़े की आवाज आने लगी, थड़ थड़ थड़। रोहन पागलों की तरह उस ताजे सीमेंट वाले फर्श को तोड़ने लगा। हर चोट के साथ वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। सीमेंट के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। विक्रम, जो मेरी पकड़ में था, ये सब देखकर मुंह फेरने लगा। वो उस मंजर को देख नहीं पा रहा था। करीब 10 मिनट की भयानक मेहनत के बाद कंक्रीट आखिरकार टूट गया। नीचे की गीली मिट्टी दिखाई देने लगी। रोहन ने हथौड़ा फेंक दिया और अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोदने लगा। उसके नाखून छिल गए, खून निकलने लगा, पर वो रुका नहीं। कमरे में सिर्फ रोहन के सांसें लेने की आवाज आ रही थी। अचानक मिट्टी के नीचे कुछ नीले रंग का दिखाई दिया। ये एक मोटी प्लास्टिक की सीट थी। रोहन का हाथ रुक गया। वो कांपने लगा। उसने धीरे धीरे उस प्लास्टिक को हटाया। जैसे ही वो सीट हटी, बेसमेंट में एक भयानक सी बदबू फैल गई और वहां सिमटी हुई, सड़ी गली अवस्था में अवंतिका की लाश पड़ी थी। 6 महीने जमीन के नीचे रहने के बाद अब सिर्फ कंकाल और कुछ कपड़े ही बचे थे, लेकिन उसके गले में वो मंगलसूत्र अभी भी चमक रहा था। रोहन चीखा, अवंतिका नहीं। रोहन उस गड्ढे के पास गिर पड़ा। वो उस सड़े हुए शरीर को गले लगाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसका वो दर्द देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने अमन से कहा। अमन विक्रम के पास गया और उसे खींच कर खड़ा किया। वो उसे गड्ढे के किनारे ले गया और बोला, देखो विक्रम, देखो, अपनी कंपनी की इज्जत को देखो। तुमने इसे एक जानवर की तरह गाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को तुम्हारे जहर का पता न चले। आज इसकी हड्डियां भी तुम पर हंस रही हैं। विक्रम, जो कि अब रो रहा था, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, डर के थे। वो बोला, मैंने मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे माफ कर दो। अमन बोला, माफी मुझसे नहीं, कानून से मांगना, और उससे भी बड़ी बड़ी माफी ऊपर जाकर अवंतिका से मांगना। फार्म हाउस के बाहर अब रात के करीब 3 बज रहे थे। बाहर बहुत सारे पुलिस सायरन की आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर राठी और उनकी टीम फार्म हाउस में घुस आई। उन्होंने विक्रम को हथकड़ी लगाई। फॉरेंसिक टीम बेसमेंट की तरफ भागी। रोहन अभी भी वहीं बैठा था, शून्य में घूरता हुआ। अमन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। रोहन, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। विक्रम को सजा मिलेगी। अब चलो, यहां तुम्हारा काम खत्म हुआ। रोहन ने अमन की तरफ देखा। मेरा काम खत्म हो गया सर, पर मेरी जिंदगी भी आज यहीं खत्म हो गई। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए ले गई। विक्रम ने जाते जाते मुड़कर नहीं देखा। बारिश, जो कि अब रुक चुकी थी, लेकिन फार्म हाउस की हवा में जो बोझ था, वो शायद कभी नहीं जाएगा यहां से। करीब 1 महीने बाद अमन के दफ्तर में उस रात जो फार्म हाउस में हुआ था, वो अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन बन गया था। बिजनेसमैन ने पत्नी को मारकर घर में दफनाया, 6 महीने बाद खुला राज। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट में अवंतिका की हड्डियों में जहर के अंश मिल चुके थे। साथ ही वो वॉइस नोट और रोहन की गवाही ने ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। विक्रम सोढ़ी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसका साम्राज्य, उसका पैसा, उसकी इज्जत, सब उस एक गड्ढे में दफन हो गई। फैसले के 2 दिन बाद रोहन हमारे दफ्तर आया। वो अब बदला हुआ लग रहा था। उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। उसके चेहरे पर अब वो पागलपन नहीं था, लेकिन एक गहरी उदासी थी। वो बोला, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं अमन जी। अमन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रोहन बोला, पता नहीं, शायद पहाड़ों में।
यहाँ दिल्ली की हर गली में मुझे अवंतिका की याद आती है। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, उसे इंसाफ मिल गया। अब मुझे शांति चाहिए। अमन अपनी कुर्सी से उठा और रोहन से हाथ मिलाया। तुम्हारे तरीके गलत थे रोहन, लेकिन तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ थी। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। अवंतिका भी यही चाहती। रोहन ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए हमें अलविदा कहा और चला गया। एक आशिक जो जासूस बन गया था, अब वापस एक मुसाफिर बन गया था। शाम हो रही थी। मैंने अमन के लिए चाय बनाई। मेरे दिमाग में अभी भी वो कब्र वाला सीन घूम रहा था। मैंने अमन से कहा, अमन, एक बात पूछूं? अमन का जवाब था, पूछो। मैंने बोला, विक्रम को तो रोहन के स्पीकर ने डराया था, लेकिन क्या सच में कभी ऐसा होता है? क्या सच में मुर्दे अपनी बात कहने वापस आते हैं? अमन खिड़की के पास गया और डूबते हुए सूरज को देखने लगा। जानते हो पिद्दू, मुर्दे कभी नहीं बोलते। बोलता है तो हमारा पाप। विक्रम को उस कॉल ने नहीं डराया था, उसे उसके अंदर के डर ने डराया था। अगर उसने कत्ल नहीं किया होता तो वो कब्र से आती आवाज़ सुनकर डरता नहीं, बल्कि उससे खोद कर अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता। उसका डर ही उसका सबसे बड़ा कबूलनामा था। अमन मुड़ा और मुस्कुराया। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो आज के ज़माने में भूत भी डिजिटल हो गए हैं। ब्लूटूथ स्पीकर और एआई ने ओझाओं और तांत्रिकों की नौकरी खतरे में डाल दी है। हम दोनों हंसने लगे। माहौल हल्का हो गया था। तभी सन्नाटे में मेरे फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। मैंने स्क्रीन देखी। उस पर लिखा था अननोन नंबर। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। मैंने डरते डरते अमन की तरफ देखा। अमन, अनजान नंबर है, कहीं फिर से कोई कब्र। अमन हंसा नहीं, वो बस गंभीर सा हो गया। उठाओ पिद्दू, स्पीकर पर डालो। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन किया। हेलो, कौन? उधर से आवाज़ आई, हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या आप अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराना चाहेंगे? मैंने राहत की सांस ली और गुस्से में कहा, अरे भाई, डरा ही दिया था तुमने। नहीं चाहिए इंश्योरेंस, रखो फ़ोन। अमन, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, बोला, देख लिया पिद्दू, सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं, ये स्पैम कॉल्स होती हैं। और इसी हंसी के साथ अमन का एक और केस, फाइल नंबर 404, हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।